कर दीजिए। ओके, ऑन, ऑडिबल। वेरी गुड इवनिंग क्लास। दिस इज अ क्लास फॉर टीजीटी। और इन टीजीटी आपको ये कहेंगे कि सर अभी जो आप मिल्टन पढ़ाने जा रहे हैं तो टीजीटी में है नहीं, दरअसल ओवरऑल काम आएगा। तो कई चीज़ों को देखते हुए ये लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। कम से कम एल टी ग्रेड में है, तो दिस इज नॉट अ क्लास फॉर एल टी ग्रेड, रादर यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन इवन बी आस्क्ड फ्रॉम टीजीटी या पीजीटी, जो भी है थोड़ा बहुत लेवल रहेगा। तो हम इस पे देखते हैं हमारे पास क्या है। आज के सवाल में हम आज पोएम डिस्कस करें ऑन इज ब्लाइंडनेस। तो ये ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में ठीक से हम डिटेल में पढ़ते हैं पोएम को। और ये लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और इसको शायद एक बार मैं और पढ़ा चुका हूँ, शायद पब्लिक पढ़ा चुका हूँ इसको, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वेरी इजी पोएम। ये जॉन मिल्टन साहब है, इनका लाइफ स्पैन अगर बताने की जब वो लाइफ स्पैन वगैरह बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको पोएम को एलेबोरेट कर देता हूँ क्योंकि वो लाइफ स्पैन वगैरह तो आपको PDF में मिल ही जाएगी। क्यों नहीं रही जी? हाँ, ये जो है लाइफ स्पैन जो है इनका, कलर मैं चेंज कर लूँ तब ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर है जो तेज नहीं। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन है जॉन मिल्टन साहब का, एक प्योरिटन पोइट रहे। और प्योरिटन पोइट के मिल्टन के बारे में कुछ बात जान लूँ। इनको दरअसल इनको एडवोकेट ऑफ इमोरलिटी भी कहा जाता है। आप लोगों को लगेगी नया फैक्ट कहाँ से जान रहे हैं, तो बता देते हैं हम आपको। ये फैक्ट ये है कि नेक्स्ट जाए इस पर। हाँ, ऑन इज ब्लाइंडनेस, इनको जो मिल्टन थे, मिल्टन वॉज एन एडवोकेट ऑफ इमोरलिटी, आप कह सकते हैं। किस ग्राउंड पे आप ये बात कह रहे हैं? एक नई किताब में पढ़ रहा था, उसमें सब लिखा था, तो इसमें दिस एनहांस माई क्यूरियोसिटी एंड आई वेंट थ्रू द होल चैप्टर, देन आई केम टू नो कि उनमें ये बात कही गई थी कि ही मैरिड 3 times एंड ही इवन एडवोकेटेड डिवोर्स, जिसको आप डाइवोर्स पढ़ते हो, दैट इज डिवोर्स नॉट डाइवोर्स। तो इनको आप कह सकते हैं ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ इमोरलिटी की बात है। ये गलत लिख दिया है, इमोरलिटी होना चाहिए। मोरालिटी मतलब मोरालिटी को आप कह सकते हैं जो खुद व्यक्ति 3 बार शादियां किया हो। हाँ, तो एन एडुकेट ऑफ मोरालिटी। और ये जो थे आप कह सकते हैं कि लास्ट एलिजाबेथन रेनेसां पीरियड के लास्ट इंटेलिजेंट रूप, लिबरल इंटेलिजेंट, ग्रेट लिबरल इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। आप कह सकते हैं बिलेटेड एलिजाबेथन, इनको इसीलिए कहा जाता है। और बाई बाई नेचर ही वॉज प्योरिटन पोइट। प्योरिटन क्या होता है आपको पता है? एक्सट्रीम, जो लग्जरी वगैरह को, मतलब जो असीटिक लाइफ जीते हैं, दोज हु लिव हर्मिट लाइफ, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होते हैं, दोज हु आर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन इन दर लाइफ। तो धर्म के बारे में या इस तरीके का कोई वल्गैरिटी को नहीं पसंद करते। तो पीजीटी की चल जाएगी, अभी आप परेशान मत होइए, अभी तो मैं पढ़ा। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस एक पोइम है। इस पोइम के बारे में मैंने काफ़ी पहले बता दी है, और इस पोइम के बारे में आपको ये बताना है कि दरअसल एक इसके पहले थोड़ा सा मुझे लगता है फिर, तो ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में, जो मिल्टन के बारे में 2-3 सवाल पेट सवाल हैं। सवाल क्या बनते हैं? एक तो इनका लाइफ स्पैन आप जान लीजिए कि ये है, और लाइफ स्पैन जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, ये बड़ा आता है सवाल, ये ईजीएस्ट ऑफ द ईजी क्वेश्चन है। और 1652 में आप कह सकते हैं ही बिकेम ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड। इसके पहले 1651 में ये कैसे चला गया जी? आपने इसको किया कर देना चाहिए ना। तो इनके बारे में एक बात ये है कि ये कहा गया था, डॉक्टर्स ने इनको एडवाइस दिया था 1651 में ही, तो कि आपकी आई साइट वीक हो रही है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम, बट ही इग्नोर्ड द पीसेज ऑफ एडवाइस बाय डॉक्टर्स, सो अल्टीमेटली ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और ब्लाइंड होने के बाद इनकी हेल्प करने में इनकी डॉटर्स ने भी हेल्प करी, बट एक इनके शागिर्द रहे जो आप कह सकते हैं जिनके पेट्रन के रूप में रहे, हेनरी मार्वेल।
इनके अमानुएंसिस के रूप में काम किए। एक वर्ड होता है अमानुएंसिस, वो मैं बता चुका हूँ, आप लिख के बताइए क्या होता है इसका मतलब। जो लिटरेरी असिस्टेंट होता है उसको अमानुएंसिस कह सकते हैं आप। लिटरेरी असिस्टेंट के रूप में जो रहता है, साहित्यिक सहायक, या आप जो राइटिंग जो राइटिंग में हेल्प करता है, उसको इस तरीके से बात कह सकते हैं। तो हम आज पोएम की चर्चा करेंगे, इस पोएम का एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, हिंदी में करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस पोएम में हैं, जो है तो छोटी सी पोएम। एक मिनट, लेट मी गो बैक अगेन। नेक्स्ट जाएंगे, नहीं आया, हाँ वो नहीं आ रहा है, वो बनेगा नहीं फिर। तो ठीक है, आज हम देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम देखते हैं। एक और बात बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, और ये पोएम जो है इनफैक्ट उसी के दौरान अंधेपन की बातें लिखी गई होगी, उसकी जब हो रहा होगा तो, लेकिन पब्लिश हुई थी 1673 में। ये पॉइंट ये है, इट गॉट पब्लिश्ड इन इतना। दूसरी बात ये बता दूं इसके बारे में कि ये जो पोएम है, अब देखो पोएम का नाम क्या दिया इन्होंने, पोएम का नाम दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो जाहिर सी बात है, ये टाइटल अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ना ऑन माई ब्लाइंडनेस, लेकिन ये हिज ब्लाइंडनेस, इसका मतलब किसी और ने ये टाइटल दिया रहा होगा। दैट्स क्वाइट नेचुरल। यहाँ से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि उसके अंधेपन पर। अगर हम इसका हिंदी लेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, उसके अंधेपन पर। When you are a poet and you will write something, then you will write on my blindness, not on his blindness. तो ये जो है कहने का मतलब, द टाइटल वॉज गिवन बाई समवन एल्स। कब दिया गया था, किसने दिया था, मैं बताया तो आप लिखिए, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये टाइटल, जब अंग्रेजी में एक चलन ये होता है कि जब किसी कविता की कोई टाइटल ना रहे, when there is no title, when no title is given to a poem, then the first line of that poem is considered as title. In earlier editions, it was known as when I consider how my life is spent. ये पहली लाइन को ही उसको टाइटल मान लिया जाता है। ये एक होता है, एक चलन होता है जिसका ना रहे। और ये मिल्टोनिक सोनेट है, ये सोनेट है। सोनेट आप जानते हैं, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये अलग अलग बात होते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट होता है, मिल्टोनिक सोनेट होता है, जो पेट्रार्क को फॉलो करते हैं। ऑक्टेव एंड सेस्टेट वाला फार्मूला है, 2 क्वार्टरेंस एंड फॉलोड बाई 2 सेस्टेट, 3 लाइन्स, तो जिसको सेस्टेट कहते हैं 6 लाइन्स को। तो वो आप, ये 8 और 6 लाइन का राइम है, तो वो दिस पोएम इज अ सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट आप कह सकते हैं, पेट्रार्कन जो फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। और ये पब्लिश होने से पहले इसका नाम सिर्फ सोनेट नंबर 19 से था। और कितनी सोनेट, कुल सोनेट नंबर 19 करके इसका नाम दिया जाता था। और कुल कितने सोनेट्स लिखे हैं मिल्टन ने, आप मुझे बता सकते हैं? तो अगर बता सकते हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं तो अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आई डोंट नीड दैट। वेरी गुड। ये लिखा है, मधु जी ने लिखा है ABBA, मतलब 2 बार अब्बा अब्बा लिख दो, और CDE वो वेरी कर सकता है ना। राइम स्कीम भी आपको याद करना है। अब्बा अब्बा, अब्बा मीन्स फादर इन अरेबिक लैंग्वेज, अब्बा अब्बा, एंड CDE। ये CDE जो होता है, ये सेस्टेट में वेरी कर सकता है। वेरी गुड। ये ट्रिपलेट जो होता है वेरी कर सकता है। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, ये टाइटल, इस टाइटल को किसने दिया था आप जानते हैं? थॉमस न्यूटन नाम के एक फादर और राइटर ने दिया था, थॉमस न्यूटन। ठीक है, कब दिया था? ठीक है, 1761 में दिया गया था। ठीक, तो आई थिंक इट इज 24 सोनेट्स। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं, हम पोएम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम पोएम पड़ेगा। अरे कह रहे हैं सीमा, पूनम, अरे अरे, ये गायब हो गए। हाँ, एक मिनट, TVS गायब हो गए। क्या करें? वो तो पोएम तो चली जा रही है ना, पोएम तो मिट गई ना। ये तो आगे पोएम आ जा रही है। वो तो मैंने यहाँ क्लियर ऑल कर दिया तो क्लियर हो गया।
क्या करेंगे? एक मिनट, चलिए मैं पोएम को देख लेता हूँ, गूगल से खुल जाएगा। एक मिनट, फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। वेट वेट, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं पाया, वो सेल की वजह से मुझे। इंसर्ट PDF, विच वन इज ब्लाइंडनेस, पेन, ये ओके ओके, आप सही है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ी सी मुझे, आई एम नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट, आई एम नॉट टेकी, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं दोनों वर्ड्स आपको बता दूं तो। अब क्या, अच्छा ठीक है, एक वर्ड होता है टेकी, होता है ना, दरअसल आई एम नॉट टेकी। एक वर्ड होता है टेची, दोनों का अंतर आप जानते हैं? चलिए ये वर्ड बताओ, टेकी का मतलब वो टेक्नो एक्सपर्ट जो होता है वो टेकी होता है। टेची का मतलब जो बहुत ही, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे आप टेची कहते हैं, टची नहीं। टची इज अनदर वर्ड, टेची, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। तो अब हम दरअसल कहें कि वही कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाला कहावत है। तो कभी कभी, अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, समझ रहे हैं कि नहीं? टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस टीचर्स, technology can never replace teachers, but the teachers who keep themselves unaware of technologies, they can be replaced. टेक्नोलॉजी कभी टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे टीचर्स जो टेक्नोलॉजी के अभाव में रहेंगे वो रिप्लेस हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। तो ये रोबोट फिल्म जो देखेगा वो सफल रहेगा, समझ रहे? कहने का मतलब यही हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं हम। तो ये टॉमस न्यूटन नाम के व्यक्ति ने इसका टाइटल दिया था, पोएट जॉन मिल्टन है। अब क्या है, इसकी लाइन बाय लाइन की बात करें, एक्चुअली मिल्टन वाज वेरी सैड थ्रू दिस पोएम, ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन एज ही इज वेल नोन फॉर डूइंग दिस। तो वो खुदा के वट एवर गॉड डज ही डज वेल, उनका मानना है कि ईश्वर जो भी, अर्लियर ही वॉज अनअवेयर की, अनअवेयर फ्रॉम द ग्रेटिट्यूड्स एंड अनअवेयर ऑफ द ग्रेटिट्यूड्स एंड bountiful nature of God, but when he realizes God is omniscient, God is all powerful, and God, whatever God does, he does well, we can never be in the situation to read the calendar of God. खुदा के कैलेंडर को पढ़ने के लिए हम कभी काबिल नहीं हो सकते, और उनका अपना प्लान होता है, बिकॉज लाइफ नेवर गोज एज वी प्लान, इट गोज ऑन इट्स ओन एंड लेट इट गो। जिंदगी कभी वैसे नहीं चलती है जैसे हम प्लान करते हैं, नहीं तो सब पूरा आदमी अपने आप को देखो थोड़ा बहुत जान लेता तो कहते हैं कि आई एम द डिवाइन फ्लेम, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम क्या जानो, तुम्हारी क्या औकात है। दरअसल ह्यूमन साइकी है कि वो इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों है, उसमें अच्छी चीजें कम घुसती हैं, इगोटिस्ट और इगोइस्ट। और ये जो है ये तो बाद में आता है, वो पहले ये है, पहले वो कहता है ना तुम कुछ नहीं जानते, वट एवर आई नो ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। और ये जो होता है ये आपको उस श्रेणी में आने नहीं देती जहां पर मिल्टन पहुंचे, ठीक है। और ये दीज आर द टू हर्डल्स ऑन आवर पाथ टू बिकम अ गुड सिटीजन, इगोइज्म और इगोटिज्म। इगोटिज्म का मतलब होता है व्हेन यू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब जब आप कहे नहीं सारे लोग गलत हैं केवल आप सही हो, तब ये फंडा हो जाता है इगोटिस्ट का। इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, व्हाट यू से इन सरल भाषा सेल्फिश, जिसको सेल्फिश कहते हैं कुछ लोग। हाँ, वो खाने वाला सेल्फिश इज अनदर थिंग, सेल्फिश स्वार्थी। मेरे शाह और शाह में अंतर नहीं हो पाता होगा, उसकी कुछ व्यक्तिगत कारण है, तो आप समझ लिया करो। तो ठीक है साहब, तो हम चलते हैं। और ये क्या है, और ये इसमें बताता है, पहले तो मिल्टन इगोटिस्ट रहते हैं कि नहीं गॉड तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन इतना, ठीक है। और क्यों पब्लिश हुआ है? The poet is very sad due to his blindness। और इसमें हम जहां कहीं फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत होगी उसको भी देखेंगे, वो बहुत जरूरी है समझना। कह रहे हैं कि when I consider how my life is spent or half my days in this dark world and wide, the poet is introspecting। वो कह रहा है when I consider, when I think about my blindness, when I consider, जब मैं विचार करता हूं, how my light is spent, how I became blind। यहां पर भी आप कह सकते हैं लाइट स्पेंट लाइट इज द सिंबल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो यहां पर आप एक मेटाफोरिकल लाइन आप शुरू में पा सकते हैं, लाइट इज आइस की बात है ना,
यहाँ पर लाइट इज यूज फॉर आइज की बात हुई है। तो यहाँ पर व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ, हाउ आई बिकेम ब्लाइंड, कि मैं अंधा कैसे हो गया, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ माई ब्लाइंडनेस। अच्छा, ब्लाइंडनेस की एक और अंग्रेजी बता दूं जो चलन में नहीं है, ये ऑब्सोलीट हो गया है। सीसीटी, आप एक शब्द होता है सीसीटी, दिस आल्सो, सीसीटीवी नहीं होता है वो, क्लोज सर्किट कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सीसीटी का भी मतलब होता है ब्लाइंडनेस, ये ओल्ड इंग्लिश है। ब्लाइंडनेस जो चलन में नहीं है बट पूछ सकता है, कोई चीज जो चलन में नहीं होता है उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं ना, नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। और कोई चीज अभी भी चलन में हो, जैसे कोई किताब हो बहुत पहले लिखी गई हो, अभी भी चलन में हो, दैट इज नोन एज एक्सटेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, जब व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं इस बात पे विचार करता हूं, आफ्टर मेकिंग अ डीप एनालिसिस, व्हेन आई कम टू द कंक्लूजन हाउ आई बिकेम ब्लाइंड एट दिस यंग एज, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। 44 ईयर्स के एज में मैं अंधा कैसे हो गया? 1652 में टोटली आई एम अनेबल टू राइट। और कह रहे हैं when I consider how my light is spent, when I introspect, when I think of pros and cons of my life, and I come to the conclusion over my blindness, or half my days, or means before half my days, before my, मतलब at my prime age, at the age of 44 years। यहाँ तो सनी देओल देखो कितने स्मार्ट लगते हैं, 65 साल की उम्र में सनी देओल अभी 5 किलो का हाथ उठाते हैं, और ये 44 साल में अंधा हो रहा था। अब 3 शादियां करेगा, उसका भी तो प्रेशर रहेगा ना, तमाम चीज़ें रहती हैं। फिर वो पॉलिटिकली बड़ा इन्वॉल्व था बंदा, खुश रहना। तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने का मतलब इधर यू वांट टू फाइट इन सम इलेक्शन, तो तब तो ठीक है। फिर पॉलिटिकली भी बड़ा इन्वॉल्व रहे, आवाज़ उठाते रहे, अच्छे इंसान रहे। शादियाँ करने से थोड़ी ना कोई बुरा हो जाता है, हाँ वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत निर्णय होता है, दैट इज़ वेरी पर्सनल मैटर। और half my days at so young an age, I have become blind at the age of 44 years. When I consider about them, when I think about this, कहां पर हूं मैं? In this dark world and wide। यहाँ पर W और W को आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल रहा है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये दुनिया कैसी लग रही है मेरे लिए? अंधेरी और विशाल दुनिया में, मतलब देयर इज नो वन टू हेल्प मी बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ सो यंग एन एज, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स आई हैव बिकम टोटली ब्लाइंड। और जो ब्लाइंड हो गए तो उनकी हेल्प करने के लिए कौन थे? उनकी हेल्प करने के लिए उनके एक शागिर्द रहे जिनका नाम था एंड्रयू मार्वेल। का नाम आपने सुना होगा, मेटाफिजिकल पोएट रहे एंड्रयू मार्वेल। तो हिज क्वायर मिस्ट्रेस आपने पढ़ी होगी। एंड्रयू मार्वेल जो हैं, हाँ, एंड्रयू मार्वेल ने इनकी हेल्प करी। और वो क्या थे, इनके लिए क्या काम किए? अमेन्यूएंसिस का काम किए। ठीक है, अमेन्यूएंसिस को लिटरेरी हेल्पर जिसको होता है उसको अमेन्यूएंसिस बोलते थे। ये एंड्रयू मार्वेल काम अमेन्यूएंसिस थे। किसके अमेन्यूएंसिस थे? मिल्टन साहब के। एंड दैट वन टैलेंट, और यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, वन टैलेंट, यहाँ बाइबल का रेफरेंस है। तो जब किसी का रेफरेंस मिलता है हमें, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अल्यूजन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अल्यूजन। ये किसका अल्यूजन है? बाइबल का। बाइबल में एक प्रकरण आता है, चैप्टर मैथ्यूज वाला, तो उसमें एक मालिक होता है, अपने 3 नौकरों को कुछ कॉइन्स देता है, टैलेंट देता है। टैलेंट सिंबॉलिकल कॉइन होते हैं, जो एक पहले नौकर को 5 सिक्के देता है, फिर जाओ इसको तुम यूटिलाइज करो, और दूसरे नौकर को 2 देता है, और तीसरे नौकर को 1 देता है। तो पहला वाला नौकर जाता है, उससे ही इन्वेस्ट इन सम बिजनेस एंड मेक्स इट डबल। The second one also does the same, but the third one just enter it on ground, just dig ground and bury it, मतलब ये safe and sound रहेगा। मतलब he did not utilize the money। दरअसल दुनिया बड़ी ऐसी है हमेशा से, right from the very beginning ऐसी है। मतलब if you scratch my back, I will scratch yours। मतलब क्विड प्रो को का कॉन्सेप्ट जो चलता है, समथिंग गिवन फॉर समथिंग रिसीव्ड। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दुनिया की सृष्टि खत्म हो जाएगी। मतलब ये हमेशा से चलता रहेगा, समथिंग गिवन फॉर समथिंग रिसीव्ड। हम भगवान को पूजा क्यों करते हैं? जब पूजा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी फील होती है ना, हम रिचार्ज करते हैं। वी वर्शिप गॉड
जस्ट टू रिचार्ज आवर सेल्फ, वहाँ भी हमारा ही स्वार्थ रहता है। तो यू डोंट वांट टू रिचार्ज देमसेल्फ दे मस्ट नॉट वर्शिप, हम वो भगवान को पूजा करना चाहिए, ऐसा मिल्टन का मानना था। मिल्टन वॉज ए स्टांच बिलीवर इन गॉड, तो वो भी आप कह सकते हैं, थोड़ा प्योरिटन टाइप के रहे। तो अब क्या है, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक टैलेंट, द टैलेंट, what kind of a talent a poet can have? A poet can have the talent of writing poems in the praise of God, but now he is unable to do so because he has become blind. God has snatched away, God has deprived him of his eyesight, and now he cannot write poems that he might ever have thought of writing poems in praise of God. अब वो कह रहा है कि and that one talent, और वह एक talent जो है, talent of writing poem, which is death to hide, मतलब the day I will pay the debt of nature, that will also be buried, मतलब मेरे मरने के बाद वो क्या है, मौत का इंतजार के, मौत के लिए छिपी हुई है, मरने के बाद वो मौत के लिए छिपी हुई है। कैसे? लॉस्ट विद मी, वो कैसे मेरे पास पड़ी हुई है, आई एम हैविंग दैट, आई एम यूजलेसली, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर मी बिकॉज आई कैन नॉट यूटिलाइज दैट टैलेंट। उस टैलेंट को मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कर सकता, इसलिए मेरे लिए क्या है, यूजलेस है। तो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि though I am very interested to serve there with my maker, though I am much more interested, यद्यपि मेरी बड़ी इच्छा है, I am desirous to serve God by writing poems in his praise, but I am unable to do so. करा दो, यद्यपि कि my soul, soul का मतलब यहाँ पर inner voice से है, मेरा heart है, मतलब दिल वाली, दिली इच्छा है, more bent, much more interested, I am desirous, यहाँ का bent का मतलब रुझान है, bent होता ना, बेंट, झुका हुआ, तो मेरा उधर आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू दैट, टू सर्व गॉड। हाउ? बाय राइटिंग पोएम्स। देयर विद किसके माध्यम से? बाय पोएम्स, माय मेकर, अपने बनाने वाले को। और कहीं ऐसा ना हो कि गॉड ने, जैसे उस बाइबल में जो वर्णन आता है, तो तीसरे नौकर को गॉड ने फटकार दिया कि मैंने तुमको टैलेंट दिया था, कॉइन दिया था, तुमने जमीन में दफन कर दिया। क्या किया तुमने? यू डिड नॉट यूटिलाइज, तुमको पनिशमेंट मिलेगी। और जिन लोगों ने यूटिलाइज किया, तो कह रहा है कि इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सर्व, दो इट्स माई कीन डिजायर टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स इन हिज प्रेज, बट आई एम अनेबल टू डू सो। और मैं ऐसा करके, बाय डूइंग सो, बाय राइटिंग पोएम्स इन प्रेज ऑफ गॉड, आई विल बी एबल टू प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट व्हाट एक्चुअली आई डिड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस पृथ्वी पर जब खुदा ने हमको भेजा होगा, तो ही मस्ट हैव अ प्लान इन हिज माइंड। we all have been assigned with some job, some task, we have to fulfill that। हमें कोई ना कोई कार्य दिया है ना गॉड को, we have to find out that कार्य, that task, हमें उस कार्य को, हमें उस टास्क को पता लगाना है, we have to do, we have to spend whole of our life। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये जो है इस टैलेंट का यूज करके, मेरी बड़ी इच्छा है यूज करना, और मैं ऐसा करके, आई डोंट वांट टू बी द थर्ड सर्वेंट दैट हैज अ रेफरेंस ऑफ बाइबल। वो तीसरे नौकर की तरह मैं नहीं बनना चाहता हूं। मैं प्रस्तुत करूं, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अचीवमेंट्स, व्हाट एक्चुअली आई डिड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। गॉड डिड नॉट मेक अ मिस्टेक बाय सेंडिंग मी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर भेज करके कोई मिस्टेक नहीं करी है। वी ऑल हैव बीन assigned with some task, some job, and we have to fulfill that. We must never duck out of any of those responsibilities that, दरअसल क्या होता है, समस्या है कि responsibility is not given, responsibility is shouldered, responsibility is taken। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, they create miracle, they make miracle, they make miracles to happen। और जो जिम्मेदारी ले रहा है, उसकी भी तो है जिम्मेदारी, किसी को दे दी गई, और वो तो बर्डन की तरह काम करेगा। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? इस मैसेज से हमें ये भी मिलता है कि जिम्मेदारी लेने का काम नहीं है, जिम्मेदारी सॉरी, यहाँ स्लिप टंग हो गया। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन। इसकी हिंदी अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। और जो आदमी जिम्मेदारियां लेता है, ही कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और हम खुदा के कैलेंडर को थोड़ी ना पढ़ सकते हैं।
नहीं तो पूरे पूरे सिस्टम की वाट लगा दें। भाई मैं 2 साल बाद ये करूँगा, 5 साल ये बाद करूँगा, 5 साल बाद नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, फिर क्या कहते हैं यहाँ से जी भर जाएगा, फिर 5 साल बाद मैं अमेरिका चला जाऊँगा, वहाँ का चुनाव लड़ूंगा, फिर वहाँ का राष्ट्रपति बन जाऊँगा। ये आदमी प्लान कर सकते हैं ना, अगर उसके पास बस में हो तब ना, उसके बस में कुछ नहीं। दरअसल वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड। हियर मिल्टन इज ट्राइंग टू शो हिज सरेंडर टू गॉड। ही हैज टोटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड। और जिसने खुदा को सरेंडर कर दिया, तो वो हम लोगों का भी गाना भी बजता है ना, करते हो तुम कन्हैया बस नाम हो रहा है। तो बात सही है, वी आर ओनली मीडियम, वी कैनॉट डू एनीथिंग, गॉड मेक्स अस डू एवरीथिंग। खुदा हमसे काम करवाता है, ठीक है। तो साहब क्या है, टू शॉप द विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने अकाउंट को प्रस्तुत कर सकूं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। अब आप कहेंगे सर लेस्ट के बाद तो आप ही ने बताया था, हमें शूट आता है। भाई मैंने 3 बातें बताई होंगी। लेस्ट के बाद क्या होगा, लेस्ट के बाद एक ग्रामर का पोर्शन देख लेते हैं। देखो लेस्ट के बाद जो होता है, लेस्ट के सॉरी लेट मी चेंज द कलर, ये थोड़ा सा ग्रामर भी सीख लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, लेस्ट के बाद मैंने बताया है कि लेस्ट के बाद शुड आता है। लेस्ट सब्जेक्ट शुड प्लस V1, ये हो सकता है, या लेस के बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस 3 फॉर्म वर्ब हो सकता है, या लेस्ट के बाद सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट होगा V1, ठीक है। ये ऐसा हो, यही हो सकता है। यहां पर एस या एस नहीं लगेगा, चाहे यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ये ग्रामर की बात थी। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। क्या लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही मतलब खुदा, यहां पर वो इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए था। ये ही मीन्स गॉड, ही रिटर्निंग चाइल्ड, मतलब ही चाइल्ड। आप कहेंगे सर ही चाइल्ड कोई सेंटेंस नहीं, ही चाइल्ड्स होना चाहिए, नहीं। लेस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, तीनों स्ट्रक्चर आपको बता दिए। तो मतलब मिल्टन वॉज मच मोर इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट his accounts, his achievements, his earnings of this planet Earth, so that he be not scolded by God as the third servant in the Matthew's Bible, that we have a reference from Bible, Matthew chapter 24. तो वहां पर जो रेफरेंस आया है कि मालिक ने नौकर को दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमें क्या कहे, रिटर्निंग चाइल्ड, लौटने पर हमें फटकार लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एरोटिसिस, या आप कह सकते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन या इंट्रोगेशन आप कह सकते हैं। पूरे फिगर ऑफ स्पीच की पूरी वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा, 2-2.5 घंटे की है पूरा कहानी। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट मीन्स डिमांड करना, क्या खुदा मांग करता है। डथ गॉड एक्सपेक्ट एनीथिंग, डे लेबर परफेक्ट जॉब, लाइट डिनाइट ब्लाइंड मैन, डथ गॉड एक्सपेक्ट फ्लॉलेस टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय अ ब्लाइंड मैन। शायद वो नहीं पूछता, शायद उम्मीद नहीं करता हो। यहां पर सवाल पूछता है। when the question not to find an answer, then it is called rhetoric question or eroticis or interrogation, anything, call me what you like टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या है, doth God exact day labor, क्या खुदा, doth God exact, doth means does, old English है, doth archaic language, doth God exact, क्या खुदा, does God demand day labor, perfect flawless task, light denied from a blind man? I fondly ask, I ask foolishly, I ask foolishly, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है। Now he was in complaining mode earlier, but now he is realizing just he is barking on the wrong tree, he is barking at the wrong tree, वो गलत चीज कर रहा है। हाँ, वो क्या मतलब दरअसल क्या है कि नो डाउट कि वो बड़े अच्छे भगवान के बड़े वो मतलब जीसस को मानने वाले थे, बट पेशेंस, लेकिन जो पेशेंस है, पेशेंस का मतलब इनर वाइस, द वाइस
जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं जो गलत रहे तो हमें पता चल जाता है कि इट इज़ गलत, इट इज़ वी कम टू नो, उसमें हमें कुछ लाग लपेट नहीं करना होता, वो हमें पता चल जाता है कि ये गलत है। देन टू समटाइम्स हमारा मोरल क्या कहता है, हमारा इनर वॉइस कहता है नो दिस इज नॉट फेयर, वी मस्ट अवॉइड डूइंग दिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है आत्मश्लाघा में, आत्मकुंठा में, या जस्ट टू शो, एक और प्रॉब्लम बीमारी चल गई ना लोगों को इम्प्रेस करने की बीमारी, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आदमी कई गलतियां कर देता है कि आई एम जस्ट बेटर दैन अदर्स। इस तरीके के भी चक्कर में दुनिया के ज़्यादातर काम इसलिए भी बुरे हो जाते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खराब कर देता आदमी। मतलब he's just trying to be copy, he's just trying to copy others. What my gurus have told, what my guru taught me that be yourself, don't copy others. अब कभी कभी तो वो तो दिख सकता है ना, जैसे मैं शाह और सा में अंतर नहीं कर सकता तो आप कह सकते हैं सर ये अफेक्टेशन है आप में, मतलब वो आपकी मर्जी है जो आप करें, मतलब थिंक व्हाट यू लाइक। तो क्या है, बट पेशेंस, जो लेकिन पेशेंस है, जो इनर वॉइस है, जो धैर्य है, वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। धैर्य कैसे रोक सकती है? टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस शिकायत को, द कंप्लेन दैट आई वाज मेकिंग टू गॉड, इस शिकायत को रोक करके ये पेशेंस रिप्लाई कर रही है। यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, क्या है पर्सोनिफिकेशन। हाउ कैन पेशेंस रिप्लाई? ओनली, मतलब दोज हु हैव टंग दे कैन रिप्लाई ना। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या कह रहा है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन जो पेशेंस है, जो धैर्य है, इस शिकायत को रोक करके जल्द ही उत्तर देती है। यार अच्छा, हम लोग कितने बड़े चालाक आदमी हो गए, हम लोग भगवान को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे। भगवान मेरी केमिस्ट्री बचा देना, मैं आपकी बार 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओगे। अब सोचो हनुमान जी को हम लोग को कितना मतलब वी आर जस्ट परसुएडिंग द गॉड हु रन्स द होल यूनिवर्स ओनली बाय जस्ट ऑफरिंग जस्ट 1.25 किलो लड्डू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए उसमें क्या, और लड्डू चढ़ाने के बाद हम ही लोग खाते हैं, भगवान तो खाते नहीं है। दैट इज अ मैटर ऑफ डिवोशन, श्रद्धा का विषय है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसलिए हम भगवान की पूजा करें कि भगवान ये चीज करेगा, दिस इज नॉट फेयर एंड गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। व्हाट इज व्हाट का मतलब सच्चाई क्या है, हाँ नहीं तो व्हाट इज व्हाट क्या क्या है, तो व्हाट इज गॉड नोज एवरीथिंग व्हाट इज व्हाट। तो गॉड को हम इसलिए पहले तो गॉड को माने नहीं ना, और जब प्रॉब्लम आई तो मैंने स्टार्टेड क्राइंग राम राम राम। अगर हम अच्छे मोमेंट्स में राम को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं राम ही कहूँगा ना, आई लव राम, तो मैं तो राम से ही कहूँगा भाई। आपको जो भी वट एवर गॉड यू बिलीव इन, तो जब हम प्रॉब्लम में ना रहें, देन टू अगर हम खुदा की इबादत करते हैं तो डेफिनेटली वी मे अवॉइड सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी मे हैव टू फेस बाय बीइंग हेरेटिक। तो खुदा को मानना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन के हूँ, आपको मानने का पूरा। Those who don't believe, I'm not forcing them to believe, but I think they must believe because only God can create miracle. Be human. क्योंकि आपने देखा है कभी, मतलब दुनिया की जो तमाम चीज़ें हैं, इंसान कितना भी कर ले, कहेंगे ट्रांसप्लांट करा लेंगे, फलाना करा लेंगे, दिमागा करा लेंगे, तो गॉड की इंजीनियरिंग है ना, उसके आगे सारे इंजीनियरिंग फेल। समझ रहे हैं कि नहीं? गॉड इज द मोस्ट एमिनेंट और परफेक्ट इंजीनियर एवर दिस वर्ल्ड कैन हैव, एवर दिस यूनिवर्स कैन हैव। ये दुनिया कभी भी एक ऐसे इंजीनियर को नहीं, गॉड इज गॉड ना, उनकी इंजीनियरिंग देखिए, एक इंसान बनाया उन्होंने, हमें बनाया, एडम और ईव को बनाया, और एकदम परफेक्ट पीस बना दिया। परफेक्ट पीस मतलब समझ रहे हो, मतलब चाहे 10 बचपन से लेकर के आपके मरने तक, गॉड फॉरबिड कि कोई मरे, नहीं मरेगी तो पॉपुलेशन, तो बचपन से लेकर मरने तक एक इंजीनियरिंग बनाई, मानव बना दिया, और उसकी मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। उसका हार्ट यही है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। आंख यही है तो यहाँ नहीं बनाया गॉड ने। कान यही है तो उसको पहले से पता है कि कान यही रहेगा तभी सेफ है। कोई कार आती है, अभी क्रेटा का नया मॉडल आया मान लीजिए, या बलेनो का नया मॉडल आया, वो फेल हो गई, उसका सेफ्टी उसमें 4 हफ्ते पहले सुजुकी को काफी ड्रॉबैक करना पड़ा अपना। तो उसमें क्या हुआ, एक मॉडल बनाता है कार का इंजीनियर, बेस्ट इंजीनियर लेता हो ना, सुजुकी या जो फोर्ड कंपनी या जो भी कंपनीज होती हैं कार मेकर्स या कोई भी कंपनी होगी, वो अपने बेस्ट इंजीनियर को रखती हैं, दुनिया को हायर करती हैं, कहती है कि ऐसा मॉडल बना दो कि कुछ दिन चले। लेकिन आप देखो 2018 में जो मॉडल आता है, 2020 में दूसरा आ जाता है, 2014 में, मतलब इंजीनियर को बाद में पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ और हो सकता था। तो ये इंजीनियरिंग है जो क्लास में पढ़ाई जाती है। गॉड ने ऐसी इंजीनियरिंग कर दी, मतलब इंसान बनाया तो उसको कहा कि नहीं 5 फिंगर्स है तो वो 22 ईयर चांस कुछ केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से 6 हो जाए, अलग बात है। लेकिन 5 फिंगर्स है तो 5 फिंगर्स ही होंगे, एक थंब रहेगा तो थंब रहेगा, थंब यहां नहीं हो सकता। समझो, ये है गॉड की इंजीनियरिंग।
So we can never question the engineering of God. He is the biggest engineer that we can ever know, or we must try. ठीक है? हाँ, गॉड को भी खिलाते हैं, उसी बहाने ज्यादा हम खा लेते हैं ना। और गॉड खाएंगे कि नहीं उसके लिए तो फिर मीरा राधा जैसा वो प्रेम करना पड़ेगा। फिर वो जो क्या नाम है, यश सुदामा की वाइफ का क्या नाम था, सुशीला जैसी फीलिंग आएगी, या सुदामा जैसा प्यार रहे तो ठीक है। चलिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन वो इनर वॉइस जो होती है उस मरमर को रोक के क्या उत्तर देती है? गॉड डथ नॉट नीड इज अ मैन्स वर्क। खुदा को आदमी के कार्यों की जरूरत नहीं है, या उसके उपहारों की जरूरत नहीं है। मतलब जस्ट इमेजिन, आर वी इन द सिचुएशन टू गिव गॉड समथिंग? क्या हम ऐसी स्थिति में, क्या मानो इतना सभ्य हो चुका है? हैज ह्यूमन बीइंग बिकम सिविलाइज्ड एनफ टू सर्व एंड टू गिव गॉड, द गिवर ऑफ होल वर्ल्ड, द गिवर ऑफ द यूनिवर्स, द कंडक्टर ऑफ द यूनिवर्स, वन हू रन्स द होल यूनिवर्स? We are not in the situation to give him. Doth God exact deliver? Sorry, God doth not need. खुदा को जरूरत नहीं है ना हमारे कार्यों की, ना हमारे उपहारों की। God does not expect anything from us. God just expects to be a good human being. And by shouldering our responsibilities, not ducking out any of those responsibilities that has ever been assigned by God as a human being, we are serving him best. मतलब खुदा ने जो भी असाइनमेंट हमें दिए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी हैं, वी मस्ट शोल्डर देम, वी मस्ट नेवर डक आउट ऑफ एनी ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन डेफिनेटली वी आर वर्शिपिंग गॉड। ऐसा नहीं है कि अगर हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग अजान एंड वी आर नॉट डूइंग पूजा एंड वी आर नॉट चैंटिंग श्लोकास, देन गॉड विल बिकम एंग्री। नो, गॉड विल नेवर एंग्री इफ यू डोंट से जडाडबी गलत जल प्रवाह पावित सले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुतुना शिवा शिवम। अगर हम ये बात नहीं कहेंगे, देन टू लॉर्ड शिवा विल बिकम हैप्पी ओनली बाय आवर गुड डीड्स। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत में ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो भगवान है तो दुनिया की सारी भाषाएं जानते होंगे ना। अब मान लो अ कॉमन स्ट्रीट बेगर हु डज नॉट नो एनी लैंग्वेज, he must have a faith in God, then definitely God will come and help him, no matter in what form he comes, but God will come to help you. He will have to come, उसे आना ही होगा। तो मतलब ये नहीं है कि अगर भगवान को हम पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करेंगे या पर्टिकुलर वे में करेंगे, ओनली देन गॉड विल बिकम हैप्पी। नो, आई पर्सनली फील कि गॉड होते हैं, गॉड को मानना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यू जस्ट chant certain mantras, only then God will become happy. No, God will never become happy by chanting mantras, chanting slokas. God will be happy only by your good deeds, only by playing your role as a human being. That's it. ठीक है? Either man's work or his own gift, who best bear, क्या बात है, who best bear his mild yoke. इस mild yoke में एक figure of speech है। Who best bear is mild yoke. कौन बताएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? Who best, ऐसे लोग जो खुदा के द्वारा दिए गए। योक इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम। आपने देखा गांव में जब बैलों को जोता जाता है खेतों में, तो उनके ऊपर लकड़ी का एक रहता है, पहना दिया जाता है, सो दैट उनका बैलेंस बना रहे हल के बीच में। तो उसी को जुआ बोलते हैं, जुई बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं? जुई बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। बैलों के उसमें गले में पहना दिया जाता है। तो माइल्ड योग, यहां पर योग थोड़ी ना माइल्ड है, गॉड माइल्ड है ना। योग तो भाई अगर किसी के बैल के ऊपर लकड़ी का 10 किलो का डाल दोगे तो उसे गर्दन में तकलीफ होगी ना। तो कह रहा है जो ऐसे लोग, द प्रॉब्लम गिवन बाय गॉड दैट कम ऑन योर पाथ, इफ यू रिमेन सेम इन प्लेजर एंड पेन, देन डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू एंड यू आर सर्विंग द गॉड बेस्ट, यू आर सर्विंग गॉड बेस्ट। तब हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग, जो योग को, उसके द्वारा दिए गए प्रॉब्लम को माइल्डली सहन करता है। यहां पर गॉड माइल्ड है, योग थोड़ी ना माइल्ड है। योग तो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा ना। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? कोई बता सकता है मुझे? बिकॉज गॉड इज नॉट, मतलब देख, ये बेस्ट बेयर इज माइल्ड वॉक। एक प्रकार तो यहां पर जो है यहां दो फिगर ऑफ स्पीच बता देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने गड़बड़ बता दिया। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं दो बता दे रहा हूं। एक तो बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग में मेटाफर हो जाएगा, एक तो मेटाफर हो जाएगा, एक तो मेटाफर हो गया इस लाइन में। माइल्ड योग, बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग, दो जो रिमेन सेम इन प्लेजर एंड पेन।
और सिर्फ माइल्ड और योग की बात करें, देखिए ये माइल्ड और योग की बात करें तो योग माइल्ड नहीं है, यहां पर गॉड माइल्ड है, तो यहां एक प्रकार से हाइपालजी हो जाएगा, जिसको आप ट्रांसफर्ड एपिथेट का नाम देते हैं। इसी को हाइपालजी बोलते हैं, जिसको आप ट्रांसफर्ड एपिथेट का नाम दे सकते हैं। बिकॉज यहां पर जो है माइल्ड योग में जो है, मतलब योग इज नॉट माइल्ड, योग इज नॉट माइल्ड, इट इज गॉड हु इज माइल्ड टू हिज चिल्ड्रन, ये गॉड माइल्ड है। तो यहां दो फिगर आप इस पे, पूरी लाइन की बात करेंगे तो यहां पर मेटाफर हो जाएगा, सिर्फ इतने की बात करेंगे तो हाइपालजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना हाइपालजी इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट, उसी को हाइपालजी को ही ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट मतलब एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है, एपिथेट। ठीक है, आप बोथ आर सेम थिंग, नॉट इवन स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, तो दे सर्व हिम बेस्ट, खुदा की वो भी इबादत करते हैं। दे आल्सो गिव द बेस्ट वर्शिप टू गॉड दोज हु ओनली रिमेन सेम इन प्लेजर एंड पेन। ऐसा नहीं कि जब आपको मतलब पिज्जा बर्गर खाने को मिल रहा था, पूरी कचौड़ी देसी घी की, वाह मतलब योर टमी इज फुल। कभी ऐसे भी लाइफ इज ए साइकिल। गांव में कहावत है, जो घटा है वो बढ़ा है, जो बढ़ा है वो घटा है, अम्मा हमारी कहती हैं। इनफैक्ट मुझे उनकी पूरी वर्डिंग नहीं याद है, तो इस टाइप की लाइन अम्मा अक्सर कहती हैं कि ये प्रकृति का नियम है। उसका मतलब जो मैं समझ पाया, उसका मतलब यही है कि नेचर का एक साइकिल है, लाइफ है आल्सो अ साइकिल। मतलब अगर आप सही काम कर रहे हैं तो जो आगे बढ़ा है वो नीचे आएगा। ओशो ने भी यही कहा है, रजनीश साहब ने, प्रोफेसर रहे, पूरी अमेरिका को हिला दी, वहाँ की सरकार हिल गई कि ये आदमी तो पूरा हिला दे रहा है सब। तो जो किसी चीज़ का एक पीक होता है, जो पीक पे जाएगा फिर वापस आएगा, यही प्रकृति है। जैसे वी ग्रो एंड वी ग्रो एंड वी ग्रो एंड वी बिकम ओल्ड, एंड ओल्ड एज एंड चाइल्ड both are very equal in so many senses. They serve him best, खुदा की वो सबसे अच्छी इबादत करते। His state is kingly, क्या बात है, His state is kingly। यहां पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, His state is kingly, His state is kingly। किसकी स्थिति राजाओं जैसी है? गॉड की। His state is kingly, उसका किंगडम जो है, His state is kingly। यहां पर आप कह सकते हैं कि एक मेटाफर है, हिज स्टेट इज किंगली में भी मेटाफर है। ठीक है, हिज स्टेट इज किंगली इज आल्सो ए मेटाफर, क्योंकि स्टेट जो है, ये स्टेट का मतलब किंग से है, लेकिन यहां पर गॉड के लिए रेफरेंस दिया गया है और उसके कंपैरिजन है, तो यहां पर आप कह सकते हैं मेटाफोरिकल वे में कहा गया है, हिज स्टेट इज किंगली। गॉड डथ, क्यों, जो खुद का राजा है, मतलब ही इज नॉट किंग, गॉड इज नॉट किंग, इज किंग्स ऑफ किंग्स। दुनिया में जितने किंग्स होंगे या हुए हैं, सबका किंग रहा है। ठीक है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, और थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, यहां पर एंजल्स नहीं लिखा है बट उसका हिडन मीनिंग है। थाउजेंड्स एंजल्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एट हिज बिडिंग उनके आदेश पर स्पीड, दे कीप रनिंग एंड पोस्ट ओवरलैंड, कैसे स्थानों पर? ओवरलैंड एंड ओशन। दिस इज नॉट ओशियन, दिस इज ओशन, दिस इज ओशन ना, ओशियन नहीं हो। हाँ, पता नहीं किस लॉजिक से ओशियन पढ़ते हैं, आई डोंट नो, बट मैं ओशन पढ़ता हूँ, और आपको डाउट हो तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा किसी अच्छे डिक्शनरी को। एंड ओशन विदाउट रेस्ट, मतलब जो होता है, खुदा को हमारी जरूरत थोड़ी ना है, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर वेटिंग अपॉन हिज ऑर्डर टू ओबे। So God doth not need either man's work, and not only on this planet Earth, over the land, over sky, over ocean, over land, everywhere. There are so many angels who keep waiting for orders to obey. ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं खुदा के पास जो वेट करते थे कि let there be light and there was light, let there be darkness and there was darkness. तो इस तरीके के बहुत सारे एंजल्स हैं खुदा को करने के लिए। They also serve who only stand and wait, खुदा की वो भी इबादत। इस लाइन में भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, क्या बात है, जो बता देगा 100 रुपए वाली चॉकलेट उसको मिल जाएगी। They also serve him, वो भी खुदा की सबसे अच्छी इबादत करते हैं। The last line of the poem, they also, they मतलब people also serve, वो भी खुदा की सबसे अच्छी इबादत करते हैं। Only stand and wait,
जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और क्या है, यहाँ भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे लोग भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप वो मतलब दुनिया भर के मंत्रोच्चार करिए, बस अपनी बारी का, कीप वेटिंग फॉर योर गुड टाइम। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, देन good times are bound to come. It may take some time, but definitely it will come. What you have to do, you have to have firm faith in God. You have to just keep doing your good deeds. Definitely tomorrow is yours. जयशंकर प्रसाद साहब ने भी लिखा है, जब अंधेरा घना होने लगता है तब प्रभात होने वाला होता है। यही सच है। लाइफ का यही फंडा है। मतलब प्रॉब्लम कम्स, प्रॉब्लम गोज, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, ऑलवेज यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स। जो ऐसा, मैं तो पावरफुल बना नहीं, मैंने जो किताबें पढ़ी है बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ मैं। हाँ, ऐसी किताबें पढ़ती हूँ जिसमें मज़ा आता है। नॉवेल्स पढ़ता हूँ बस, पोइम्स नहीं पढ़ पाता। जब पढ़ता हूँ तो इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो ये क्या है, दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। किसके एग्जाम्पल है? एपिग्राम। आप कहोगे सर मैं तो यही जानता था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन में एपिग्राम है। ऐसा कुछ नहीं है। एपिग्राम क्या होता है? अ ब्रीफ, एक मैक्सिम लाइक क्या है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। एक कहावत टाइप का है यहाँ पर कि मतलब those who surrender themselves to God totally, they also serve him God. और कह रहे those who they also serve who only stand, sorry कहां से आ गया, आ तो गया भाई। They also serve who only stand and wait। मतलब यहां पर एक कंट्राडिक्शन भी दिखता है। अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग हैविंग एंटीथेटिकल आइडिया जस्ट टू अरेस्ट our attention or surprise is called epigram। art lies in concealing art, child is the father of man। हालांकि वो ऑक्सीमोरॉनिक भी है, तो पैराडॉक्सिकल भी है, तो कई निर्भर करता है कि एक लाइन में कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, लेकिन इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपिग्राम है। ठीक है, एपिग्राम क्या है उसके लिए आपका फिगर ऑफ स्पीच का पूरा मेरा वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। तो ये आज मिल्टन के बारे में कुछ बातें रही तो हमने देखा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पोएम, इफ नॉट व्हाट आई कैन डू यार। मुझे तो ये लगा कि आपने एंजॉय किया होगा। इन नियर फ्यूचर you will be meeting my regular class, you will be having my regular classes, not you will be meeting. So it is time to wind up, and thank you, have a good night.